एक आदमी की हत्या के लिए 28 लोगों को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है। 28 लोगों को। और क्या इस देश में ऐसे इलाके हैं, ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसी गलियां हैं जहां पर आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, जहां पर आप भारत माता की जय नहीं नारा लगा सकते, जहां पर आप वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते। अब तो मनीष जी ये देखना कि ये जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं कि इसके लिए कपिल सिब्बल खड़ा होगा इन हत्यारों के लिए, कि अभिषेक मनु सिंघवी खड़ा होगा, या समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई बड़ा वकील खड़ा होगा, ये देखना है। ये जो थाने वाला मामला अभी आपने बताया, ये थाने वाला मामला भी इस देश के सेकुलरों को नंगा कर रहा, उनके कपड़े फाड़ रहा। आज उनके लिए बड़ा बुरा दिन है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, इस देश को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा ये तबाही इस 75 साल में की गई है वो सेकुलरिज्म से। इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने इस देश की बागडोर गांधी ने थमाई जो शुरुआत में ही कह गया कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, और उसका कभी हिंदुत्व सनातन से कोई लेखा जोखा नहीं था, लेकिन उसके नाम के आगे पंडित लगा दिया गया। वो कहाँ का पंडित, क्यों पंडित, पंडित जी। और उसके बाद उसकी पूरी पीढ़ी ने ऐसा लगा कि सेकुलरिज्म के नशे में ऐसे इस देश को डुबोया कि बर्बाद हो गया। आज हमें दिखाई नहीं देता कोई स्कल टोपी में। पिछले 7-8 सालों से कोई भी सफेद पोश स्कल टोपी में नहीं दिखाई देता। 2014 से पहले कोई सफेद पोश हमें त्रिपुंड लगाए हुए नहीं दिखता था, लेकिन आज अखिलेश यादव त्रिपुंड में दिखता है। आज ये नटवर लाल दिखते, वो भाई बहन जिसका सनातन हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, वो मोटा मोटा त्रिपुंड लगाते हैं। आपने कहा था कि कुंभ में ये सब के सब विभूत लगा के बालू लगा के अलख निरंजन करते नजर आएंगे। वो महाकुंभ आ रहा है। शुरुआत इसी से कि महाकुंभ पे साजिश, इतनी बड़ी साजिश, नोटबंदी होने के बाद, नया नोट आने के बाद इतनी बड़ी साजिश। परत दर परत लगता है कि अदालत के जो 2 आज आदेश आए हैं, जियाउर रहमान बर्क को लेकर के और या फिर चंदन गुप्ता के मामले को लेकर, अब कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सेकुलर फ्रॉड पर को नग्न कर गया है एक दिन के इसका फैसलों ने। हाँ मनीष जी, 6 साल बाद फैसला आया है चंदन गुप्ता हत्याकांड का। और ये सामान्य हत्याकांड नहीं है मनीष जी। उस एक आदमी की हत्या के लिए 28 लोगों को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है। 28 लोगों को। तो ये सोचिए ये कितना बड़ा मामला है ये, कि एक व्यक्ति को किसी 2 लोगों ने मारा होता, एक ने मारा होता, 4-5 तक हो जाता कि 5 लोगों ने मिलकर मारा। नहीं, 28 लोगों को उम्र कैद की सजा है। तो बराबर के दोषी हैं वो। तो पूरी तरह से एक तरह से एक झुंड को पूरी सजा मिली है और एनआईए कोर्ट ने दी है। अब इसके ऊपर इनको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये अभी अदालत तो जाएंगे ये, लेकिन कितने लोगों के लिए जाते हैं, कौन उसमें बचेगा, क्योंकि बहुत पुख्ता सबूतों के बाद वो हत्या इस पर सजा हुई है और 6 साल बाद हुई है। लेकिन मनीष जी, मैं इस हत्या के कारणों पर आता हूँ और इस हत्या पे आता हूँ। और ये जो आज का फैसला है, इसने इस देश में सेकुलरिज्म को और सेकुलरिज्म को बेचने वाले उन दुकानदारों को, ठेकेदारों को, जो सेकुलरिज्म की हम लोग को जहर बेच रहे हैं, उन सबके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा है आज के इस फैसले ने। मनीष जी, चंदन गुप्ता को मारा क्यों गया था, ये दर्शक इसको समझे। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। और जो कुछ हो रहा है बड़े खैराती टाइप के, वो बड़ा घुमा फिरा के उसका जिक्र कर रहे हैं कि 26 जनवरी को एबीवीपी का वो कार्यकर्ता था और एबीवीपी के अपने साथियों के साथ 26 जनवरी को वो तिरंगा यात्रा निकाल रहा था और उसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। और ये 28 लोगों ने पकड़ा और उसको कत्ल कर दिया, उसको गोली मार दी। उसका जो हुआ तो 28 लोग उसमें नामजद हुए और बाद में उनको आज सजा हुई है। 6 साल मुकदमेबाजी के बाद आज वो सजा हुई है। मेरा सवाल मनीष जी कुछ और है, जिस पर इस सारे सेकुलर, देश भर के सेकुलर जो ठेकेदार बनते हैं, ये बिल्कुल चुप्पी साधे हैं। उसकी कारण क्या है दर्शक समझें, कि चंदन गुप्ता के हत्याकांड में जिन 28 हत्यारों को सजा दी गई है, वो 100% मुसलमान है। 28 के 28 मुसलमान हैं। उसमें कोई हिंदू या सिख या ईसाई उसमें नहीं है। सिर्फ मुसलमानों ने अपने मोहल्ले से निकलकर उस यात्रा को रोका और रोक कर चंदन गुप्ता की हत्या कर दी। तो किस बात पर उनको आपत्ति थी, जरा दर्शक ये गौर करें। आपको याद होगा अभी बहराइच का हुआ था, या कभी बंगाल में हो जाए, कहीं हो जाए, तो ये सारे सेकुलर आकर नगाड़ा बजाने लगते हैं कि बड़े आपत्तिजनक नारे लगा रही थी भीड़, वो बड़े भड़काऊ नारे लगा रहे थे, इसलिए लोग भड़क गए।
26 जनवरी को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से कौन भड़का, और इस कदर भड़का कि उसने एक नौजवान की जान ले ली। तो जाहिर सी बात है कि ये देश के दुश्मन है, देशद्रोही है, ये गद्दार हैं। और इन्हीं के लिए नारा लगा था दिल्ली के दंगों से पहले कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये नारा जो लगा था, ये उस पर जो नाच रहे थे, एक एक फुट कूद रहे थे, उछल रहे थे, ये सारे सेकुलर ठेकेदार, ये सेकुलर गुंडे, ये सेकुलर डकैत, ये सेकुलर लुटेरे, ये आज अपने मुंह पे कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। चंदन गुप्ता के जो निर्णय आया है आज अदालत का, इस पर ये बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये नंगे हो जाएंगे, इनका सेकुलरिज्म नंगा हो जाएगा। जिनको ये बताते हैं, तमगा लगाते हैं कि ये तो बड़े देशभक्त हैं और इनके बाप दादों ने भी आजादी दिलवाई थी, वो सारा कलई खुल जाएगी। क्योंकि उनको भारत से नफरत है। जिन्होंने चंदन गुप्ता की हत्या की थी, वो सिर्फ चंदन गुप्ता से तो उनका कोई लेना देना नहीं था। उनको केवल ये था कि वो आदमी लीड कर रहा था उस तिरंगा यात्रा को और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारा लगा रहा था। और उसके बाद वहां, क्योंकि मुस्लिम मोहल्ला था, वहां से निकल रही थी यात्रा, तो उन्होंने रोककर उसका कत्ल किया। और मनीष जी, दूसरी चीज की आज मैंने देख रहा था कुछ अखबारों ने जब निर्णय को छापा, तो अब ये तो छाप नहीं सकते थे कि उसको हिंदू मारा है, तो नाम आम तो गायब किए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ये जब उस हत्याकांड का विवरण दिया 6 साल पुराना, तो कहे वो क्योंकि उन गलियों से वो निकल रही थी यात्रा जहां पर पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी थी, ये लिखा है। और उसके बाद दंगा हो गया और दंगे में चंदन गुप्ता मार दिया गया। ये अखबारों ने किस बड़े पॉलिश वे में इसको बराबर करने को। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालने के लिए इस देश की पुलिस की जरूरत है? और क्या इस देश में ऐसे इलाके हैं, ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसी गलियां हैं कि जहां पर आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, जहां पर आप भारत माता की जय नहीं के नारा लगा सकते, जहां पर आप वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते? तो उन लोगों को उठाकर काले समुद्र में फेंक देना चाहिए, जिनको अपनी गली में तिरंगा यात्रा नहीं बर्दाश्त हो रही थी, जिनको अपनी गली में भारत माता की जय नहीं बर्दाश्त हो रही थी, जिनको अपने गली में वंदे मातरम नहीं बर्दाश्त हो रहा था, और वो 100% मुसलमान थे। तो अगर ऐसा आदमी है तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है इस देश को। ये चंदन गुप्ता नहीं, किसी को नहीं बर्दाश्त होगा, किसी भी राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं होगा कि उसको अपने गली में तिरंगा यात्रा 26 जनवरी वाले दिन, ये भी नहीं कि कोई सामान्य दिन था, वो हमारा गणतंत्र दिवस था। जो आज ये घूम रहा अधेड़, जो कि संविधान बचाना के नारा लगाते घूम रहा है, और साथ में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, दुनिया भर के जो है ये संविधान बचाने का ठेका लेके अपने सर पे घूम रहे हैं। अरे संविधान की हत्या हुई थी जिस दिन 26 जनवरी 2018 को, लेकिन ये सेकुलरिज्म के कारण ये ना तो तब बोले थे एको शब्द, और ना ये आज बोले हैं जब इन हत्यारों को सजा हुई है। ये बिल्कुल मौन। मैं अक्सर कहता हूं कि इन वामपंथियों के बिल्कुल घिसे पिटे सड़े गले जो पिछलग्गू हैं बने, ये कांग्रेसी हो, ये सपाई हो, वो आपके यहाँ आरजेडी हो, ये बिल्कुल इनका एक शातिर हथियार है कि जब ये नंगे हो रहे हो, जब इनका मुंह काला हो रहा हो, तो ये चुप्पी साध लेते हैं कि चुप हो जाओ तो 2-3 दिन में मामला शांत हो जाएगा। लेकिन इनको इनके नकाब नोची है इनके चेहरे से। कासगंज वो इलाका है जो इस यादव परिवार का गढ़ माना जाता है मनीष जी। ये अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, इस यादव परिवार का गढ़ है वो कासगंज का इलाका। और वहां पर जब वो हत्या हुई थी तब भी ये कुछ नहीं बोले थे, तब भी इन्होंने उस सेक्युलरिज्म का गाना गाया था कि इसको धर्म के नतीजे उससे मत देखा जाए, और ये दंगा हो गया फलाना ढिमाका, ये दुनिया भर की बातें बना रहे थे और एक तरह से उस हत्याकांड को ये नकार रहे थे। लेकिन आज एनआईए कोर्ट का जो फैसला आया है, 6 साल के मुकदमेबाजी के बाद आया है, और 28 मुसलमानों को जो हुई है सजा, तो अखिलेश यादव की सरकार होती तो वो तो उनको माफ कर देता, जिस तरह से उसने 19 आतंकवादियों को माफ किया था कि बिना शर्त मुकदमे वापस, तो ऐसे ही इनको भी वापस कर देता कि नहीं इनको नहीं, क्योंकि मुसलमान है तो इनको कैसे सजा हो सकती है। ये इनका जरा चरित्र है। तो आज जो चंदन गुप्ता का फैसला है मनीष जी, वो ये अपने आप में ये तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता की हत्या में 28 दोषी करार। ये तो जिस समय हत्या हुई थी मैंने तब भी बहुत कुछ लिखा था फेसबुक पे, तो ये मेरे बहुत करीब था एक तरह से मामला पूरा। तो मेरी निगाह थी कि कब आता फैसला। जब ये फैसला आया तो वास्तव में दिल खुश करने वाला फैसला आया है, और एक न्याय मिला है चंदन गुप्ता को। 28 लोगों को जो सजा हुई है और उम्र कैद की सजा हुई है सब वो पंचर साटने वाले। दर्शकों को बता दूं, उसमें कोई करोड़पति नहीं है, सब पंचर साटने वाले हैं। तो भूखों मरने की नौबत उनकी अब आ जाएगी। ये इतना तो अदालत ने कर ही दिया है कि जब मनीष जी ज्यादा बेहतर जानते हैं एनआईए कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट जाना जाएंगे, ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा।
तो अब सुप्रीम कोर्ट की फीस देने में इनके बर्तन भाड़े बिकेंगे। और अब तो मनीष जी ये देखना कि ये जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं, कि इसके लिए कपिल सिब्बल खड़ा होगा इन हत्यारों के लिए, कि अभिषेक मनु सिंघवी खड़ा होगा, या समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई बड़ा वकील खड़ा होगा। ये देखना है कि अब कौन कानून का ठेकेदार बनकर संविधान बचाने निकलेगा, इन हत्यारों को बचाने के लिए, जिन्होंने 26 जनवरी को सीधे सीधे संविधान की हत्या की थी सड़क के ऊपर। लेकिन एक भी शब्द कोई नहीं बोला है कि ये अच्छा हुआ। समाजवादी पार्टी पूरी मुर्दों की तरह मौन है। और आपके आरजेडी छोड़ दिए, यही उत्तर प्रदेश का मामला है और यादव परिवार का गढ़ है कासगंज, वहां के नौजवान की हत्या हुई और उसमें जब 28 लोगों को, तो इनकी चुप्पी बता रही है कि कितना मन में चोर है इनके, कितना इनको बुरा लग रहा है कि अब ये चुप चुप रहेंगे, बस ये बोलेंगे नहीं उसके खिलाफ कि इन हत्यारों को फांसी होनी चाहिए थी। भाजपा के नेताओं ने तो कहा कि इनको फांसी होनी चाहिए थी, वो आज भी असंतुष्ट है भाजपा। और इसमें मनीष जी सबसे खास बात जो अक्सर केजरीवाल पे भी हम लोग आज बात करेंगे, कि केजरीवाल का अंतर समझिए। जो मैं कहता था, मनीष जी इस बात को अच्छे समझते हैं, मनीष जी ने उसको कोर्ट कवर किया है कि वहां पर दिल्ली में वो किस तरह से अपराधियों को अदालत के अंदर शेल्टर देता है, क्योंकि सरकारी वकील राज्य सरकार का होता है और उन्होंने छूट दे रखी है। वो वहां का जो बदमाश है दिल्ली में, जो हत्या करता है, लूट करता है, फलाना करता है, वो जानता है बहुत अच्छे से। जब तक दिल्ली पुलिस हमेशा पकड़ लेती है, लेकिन पकड़ने के बाद 1 दिन 2 दिन अपने पास रखेगी, रिमांड ले लिया 10 दिन रखेगी, उसके बाद तो जेल जाएंगे, मुकदमेबाजी होनी। और मुकदमेबाजी में सरकारी वकील खड़ा होता है, तो किस तरह से दिल्ली में नंगा नाच हो रहा है सब आप जानते हैं। लेकिन ये मुकदमा उत्तर प्रदेश में था और योगी बाबा की सरकार की पैरवी में थी, और 28 लोगों को उम्र कैद की सजा। ये बता रही है कि अदालत के अंदर पैरवी किस तरह से हुई है। मतलब उन वकीलों को भी, जो सरकारी वकील थे, उनको भी विशेष धन्यवाद। तो वो ये आपको सरकार का अंतर है। आज चंदन गुप्ता के हत्याकांड, या दिल्ली में मनीष जी चंदन गुप्ता से पहले डॉक्टर पंकज नारंग को मारा गया था, और इन्हीं मुसलमानों ने मारा था, घेर के मारा था, सड़क के ऊपर मारा था, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। और आज तक पंकज नारंग को कहीं कुछ है ही नहीं। उनकी पत्नी जो विधवा है, उनको क्लास 4 की नौकरी इस केजरीवाल ने ऑफर की थी, क्योंकि वो तो रूल है, तो रूल में उसने क्लास 4 की नौकरी की थी, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन आज तक पंकज नारंग के हत्यारों को न तो सजा हुई, न कुछ हुआ, वो अदालत में ही घूम रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे केजरीवाल की सरकार के वकील हैं, सरकारी वकील, जिनके जिम्मे है कि इन जिहादियों को बचाना है, इन मुल्लाओं को बचाना है, क्योंकि हत्यारे मुसलमान है, इसलिए इनको बचाया जाए। इसलिए दिल्ली में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। और यूपी के अंदर ये इसमें पूरी सेकुलर लॉबी सब लगी थी मुल्लों को बचाने के लिए, लेकिन किसी की नहीं चली, और आज फैसला हुआ है। तो इसके लिए योगी बाबा को, उनकी जो खासकर जो सरकारी वकील थे, उनको धन्यवाद दीजिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मनीष जी को कवर किए हैं, कि मनीष जी समझ रहे होंगे कि 28 लोगों को उम्र कैद करने का मतलब कि पैरवी कितनी गजब की हुई, कितनी गजब की हुई होगी। बिल्कुल इसी बात को समझना जरूरी है कि 28, तो मुझे याद नहीं आता कि इस तरह का दंगा का कोई मामला हो। 28 लोगों को एक साथ उम्र कैद एबनॉर्मल है। ये समझ में आता है कि जो है पैरवी कितनी मजबूत तरीके से की गई है, और इसकी कहीं कोई खबर नहीं है। एक स्लाइटली बस चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में ये सजा हुई है, इस बात को समझना पड़ेगा। राजनीतिक विमर्श नहीं हो रहा है कि हाँ ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। एकदम से एक चुप्पी जो है वो सामने आ गई है। और ये आपने जो एक बात कही कि ज्यादातर पंचर छाप है, ये जो कहते हैं ना कि गरीब, और इन्हीं लोगों को एक तरह से चेतावनी दी थी अभी संभल के एसपी ने। पत्थरबाजों को कहा था, पत्थरबाजों ऐसा कुछ भी नहीं करो कि तुम्हारी पीढ़ी बर्बाद हो जाए। पुलिस पर हमला करने के लिए तुम्हारी 7 पीढ़ी जो है तड़पेगी, इसलिए ऐसी कोई गलती मत करो। ये चेतावनी दी थी, क्योंकि नेताओं के बात में तुम आकर के कर जाते हो तो क्या कुछ होता है। ये चेतावनी दी थी, आज उस वर्क पे भी हुआ। एक कमेंट्स है प्रवीण पटेल जी, मेरे ख्याल से यूएसए से हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ सतीश सर और डीप नॉलेजेस अबाउट द पॉलिटिक्स। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हम यहां आ रहे थे इस बात को लेकर के, देखिए इसी सेकुलरिज्म के षड्यंत्र को, जो मैं कह रहा हूं कि आपने इशारा किया कि सब पंचर वाले हैं, कोई बड़े घर के नहीं है, कोई बड़ा जिहादी, कोई ऐसा नहीं, कोई इसमें एमएलए का बेटा नहीं है, कुछ इस ढंग के लोग नहीं है, ये सब शिकार होते हैं। संभल पुलिस ने इन्हीं लोगों को चेतावनी दी थी। संभल के एसपी 2 महीने पहले ही तो
संभल में पोस्टेड हुए थे और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, इन सबको चेतावनी दी थी, ये चेते नहीं थे। आज देखिए उसी संभल में जहां ये जो थाना बन रहा है, उस थाने को वक्फ की जमीन इन लोगों ने घोषित कर दिया। हाँ असदुद्दीन ओवैसी ने, इन चिरकुटों ने, और कह दिया कि वक्फ की जमीन है। पूरा कहते ना कि जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, उन सबसे कागज दिखलवाया गया और ये साबित हुआ कि ये जो पेपर जो दावा किया गया था वो फर्जी है, वक्फ की जमीन नहीं है। अब संभल पुलिस ने कहा है इन सबको एफआईआर कर दिया गया है अननोन के नाम पर, उसमें सबको गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी कृष्ण कुमार बोले थे जो कागज नहीं है उसके आधार पर तो कोतवाली की वक्फ की जमीन भी वक्फ की हो जाएगी। मतलब 1905-6 में जो थाना है उसको भी है ना वो लोगों ने वक्फ की जमीन बता दी। एसपी और डीएम दोनों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भी घेरा और संकेत दे दिया कि बेटा कांड तो तुम्हारा भी होगा, खेल तो तुम्हारा भी होगा, और ये लगातार एक्शन में रहे। इस चीज को लेकर के जो मैं कह रहा हूं कि जो चेतावनी मस्जिद में सर्वे के दौरान पत्थरबाजी करने वालों को एसपी बोले बेटा भविष्य मत खराब करो वरना तुम्हारी 7 पुश्त, ये एसपी साहब हैं, ये लोगों को याद होगा, 7 पुश्त तुम्हारी पुलिस को याद करेगी। ये योगी स्टाइल में संभल के एसपी की चेतावनी थी। नहीं मनीष जी, चेते। हाँ ये जो थाने वाला मामला अभी आपने बताया, ये थाने वाला मामला भी इस देश के सेकुलरों को नंगा कर रहा है, उनके कपड़े फाड़ रहा है। आज उनके लिए बड़ा बुरा दिन है जो ये आज ये सारे प्रकरण सामने आए। एक चंदन गुप्ता वाली सजा हुई, फैसला तो कल हो गया था, सजा आज सुनाई गई है। और ये जो थाने वाला मामला आया है कि जरा दर्शक गौर करें कि थाना बनने पे अड़ंगा डाल रहे हैं, नाच रहे हैं पिछले 5-7 दिनों से, लेकिन कोई सेकुलर नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं पुलिस थाना बनने दो। बताइए, हर आदमी चाहता है कि उसके इर्द गिर्द में थाना होता कि वो सेफ्टी महसूस करे। ये कैसे काम है, कैसे लोग हैं जो थाना उनके इलाके में मतलब चौकी बन रहा तो उससे नाराज हैं, गुस्से में। पुलिस थाने या चौकी से या तो चोर को डर लगता है, डकैत को डर लगता है, या गिरहकट को डर लगता है। यहाँ इनको डर लग रहा है और इनके साथ वो सारे सेकुलर खड़े हैं कि नहीं नहीं वहां पे चौकी नहीं बननी, क्यों नहीं बननी चाहिए। और उसके बाद आज जब पूरे कागज पत्तर आ गए तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कि ये झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, किस तरह से जमीन कब्जा किए हुए थे। तो वो एसपी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब इनकी जो लोग आपत्ति कर रहे थे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, इनको सबको गिरफ्तार करके इनको दंड इन पे चलेंगे। और इसमें उस जो 16 बोतल खून वाला फर्जी फराडिया है उसको भी गर्दन से पकड़ के लाए जा रहा है संभल की पुलिस कि चलो तुमको अब बताते हैं क्या है कि वहां पे वक्फ की जमीन है कि पुलिस की है। लेकिन मनीष जी ये बात इतनी नहीं है कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको जरा गौर करिए कि ये संभल में तो पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं, संभल में तो रोज खुद रहा है, और जहां खुद रहा है तो मेरे ख्याल से पूरा संभल जो है वो मंदिरों का है। क्योंकि जहां जहां पे फड़वा लग रहा है, जहां पे गैती लग रही है, वहां से कोई मंदिर निकल रहा है, कोई बावली निकल रही है, कहीं किसी राजा का घर निकल रहा है। तो अभी तो 1400 साल पुराने जो खंडहर निकल रहे हैं, तो कितना बुरी तरह से हिंदुत्व की कुचला गया है। और जो बात हम लोग सुना करते थे, क्योंकि वहां पे ये था कि ये तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो वहां कभी कोई मैंने भी नहीं सोचा था ये था कि ये कहीं लिखा होगा कि संभल एक तरह से तीर्थ नगरी है हिंदुओं की। जो कल्कि भगवान के अवतार होने की बात कही गई है, तो उसका अतीत चीख चीख कर कह रहा है कि क्यों हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज पुरखे हजारों साल पहले लिखे हैं कि यहाँ पे कल्कि भगवान का पुनर्जन्म होगा। तो वो मंदिर, वो पूरी तीर्थ नगरी, ये बैठ के यहाँ पे मले छा के बस गए, कैसे इन्होंने कब्जा किया और किस तरह से नष्ट भ्रष्ट किया इन्होंने मनीष जी। तो संभल तो अपने आप में केस स्टडी हो गया है। और इनको सुधारने के लिए योगी बाबा का ही जो फार्मूला है वही इनके ऊपर चलेगा। और ये दर्शक समझ लें, क्योंकि हम लोग एक ऐसे माहौल में रहे हैं या ऐसा माहौल देख कर आए हैं कि हम लोगों को लगता है कुछ अजब हो रहा है, कुछ गजब हो रहा है कि योगी बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी बाबा इन सारे लोगों को कानून का एहसास करा रहे हैं कि कानून का राज कैसा होता है, कानून का राज क्या होता है। और ये जो खोपड़ी में लेके 6 महीने पहले घूम रहे थे अपने संविधान बचाना है, ये संविधान अपनी खोपड़ी में लेके घूम रहे थे, वही संविधान इनको समझा रहे हैं, वही संविधान इनको एक एक पन्ना करके पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि तुमको इसी संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर इसके बाहर जाओगे तो फिर बहुत टेढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। तो कायदे से पूरा भाजपा तो पूरी कोशिश कर ही रही है, लेकिन योगी बाबा ने 6 महीने पहले जिस दिन से वो रिजल्ट आया है उसके बाद से इनको संविधान पढ़ाना शुरू किया, बताना नहीं शुरू किया है, इनको संविधान पढ़ाना शुरू किया है। और अब इनकी समझ में आ रहा है कि संविधान जो पढ़ना है ये बड़े कठिन पेज हैं, इसके बड़े कठिन अध्याय हैं,
और योगी बाबा ने भी ठान लिया है कि इनको संविधान का एक एक पन्ना रटाऊंगा। तो वो बिल्कुल उसी तरह से रटा रहे हैं, और वो इनके खोपड़ी बाहर जा रहा है, इनको करंट लग रहा है इनके बदन में कि संविधान तो बड़ा कठिन है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सब संविधान के ही प्रदत्त अधिकारों के तहत हो रहा है। इसमें कहीं भी कोई मन से नहीं हो रहा कि योगी बाबा के मन में आया उन्होंने उठा के कोई चला दिया डंडा। सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा। तो वो जो अधेड़ घूम रहा है खोपड़ी पिला दे, और वो भी बहुत जल्दी आएगा इसके लपेटे में। और सेकुलरिज्म का एक और आपको नंगा चेहरा बताता हूं कि कितना बेशर्म लोग हैं ये, कि मनीष जी एक और पकड़ा गया है अभी 2 दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। मुबारक अली, नाम ही काफी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं कि नाम ही काफी है। और मुबारक अली की 5 बीवियां, 4 तो सुनते लोग, उसने 4 के आगे चला गया। वो 5 बीवी रखे, और 5 बीवी रखे, और घर में नकली नोट छाप रहा था। वो नकली नोट देशद्रोह के बराबर होता है। नकली नोट पे देशद्रोह का मुकदमा चलता है, देशद्रोह की सजा होती है उस पर। तो और उसकी 5 बीवियां मिलकर वो नकली नोट चला रही थी। जरा दिखा दीजिए मनीष जी, खबर वो लगी हुई है। और मैं अब हम लोग अपने मन से कुछ नहीं बता रहे कि वो पकड़ा गया है। और मुझको हंसी भी आया, क्रोध भी आया कि कैसा मतलब देशद्रोह। और इस पर मैं सेकुलरिज्म को कैसे नंगा हुआ ये बताता हूँ आपको, कि आप उस खबर को देखिए, उस खबर को समझिए, और उसके बाद बताता हूँ सेकुलरिज्म कितना घटिया, कितना घिनौना, और कितना सड़ा गला जहरीला उसका चेहरा सामने आता है सेकुलरिज्म के नाम पर। ये भी जरा देखिए। नहीं, इसमें कमाल की बात ये देखिए कि इसमें ऐसा लगता है कि इन सब ने सोच रखा हुआ था कि हम कुंभ जैसे जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे। ये अपने आप में ये दिखाता है, शायद आपने मुलायम सिंह हाँ, वाला जिसमें पता उसी में है। जी, मुबारक अली। ये हाँ मुबारक अली नाम ही काफी है। इन सब हाँ, के जो है ना नकेल जो है वो पूरी तरह से कसे जा रहे हैं। जरा इस मुबारक अली को देखिए। श्रावस्ती मदरसे की आड़ में नकली नोट छाप रहा था मुबारक अली। गांव के बाजारों में खपा देती थी उसकी 5 बीवियां। मतलब ये 5 इसीलिए पांच बीवियां। ये 5 बीवी रखे था, और ये मदरसा चला रहा था। ये सबसे खास बात है। ये मतलब मौलाना तैयार कर रहा था, कारखाना खोले थे अपने घर में मौलाना बनाने का। तो घर में मौलाना भी बना रहा था, और उनको बाकायदे नकली नोट छापना भी सिखा रहा था। तो मदरसा एक तो इसमें मदरसा आया पहले घेरे में, और श्रावस्ती आप समझिए वही इंडो नेपाल बॉर्डर वाला मामला है। और मदरसे की आड़ में नकली नोट में 5 बीवियां इसकी खबा रही थी। इसको छोड़ दीजिए मनीष जी, बस इतनी खबर दिखाना काफी था, ये इनके लिए काफी है। कि अब मैं इसमें बताता हूँ सेकुलरिज्म का, कि ये देशद्रोह करते हुए पकड़ा गया है, और मदरसा चला रहा था। मदरसे के अंदर ये अपना जाली नोट छाप रहा था। तो जाली नोट का मतलब देश की जड़ें खोखली करना, देश की अर्थव्यवस्था का कत्ल करना, ये इसके बराबर होता है जाली नोट छापना। लेकिन एक भी आदमी का बयान नहीं आया मनीष जी। अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, ना अखिलेश यादव के कोई सड़क छाप नेता से लेकर और अखिलेश यादव तक कोई नहीं बोला कि ये देशद्रोह का मामला है, ये देश को नुकसान कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान कर रहा है, और इसको अच्छा हुआ पकड़ है। बिल्कुल मौन। मैं तो इंतजार कर रहा था कि शायद जैसे डकैत मंगेश यादव के लिए तड़पे बिलकी थी समाजवादी पार्टी, संभवतः इसके लिए भी बिलखेगी, इसके लिए भी तड़पेगी कि क्यों पकड़ लिया उसको बेचारे मुबारक अली को, उसकी 5 बीवियां कहाँ जाएंगी। हो सकता है वो ये बतावे। लेकिन आप बेशर्मी देखिए इस सेकुलरिज्म की, कि क्योंकि मुबारक अली है वो, इसलिए वो अगर देशद्रोह भी करता है तो कोई नहीं बोलेगा विपक्ष में, कोई इंडी गैंग नहीं बोलेगा, कोई समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी, कोई कांग्रेसी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? अजय राय को क्या उनकी जबान टूट गई है क्या? और ये अभी तो ये जो पकड़ा गया है ये सारा नकली नोट, ये कुंभ मेले में जाता, जो अभी आपको मनीष जी ने कहा। तो ये कितनी खतरनाक तैयारी कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले प्रयागराज में मदरसा पकड़ा गया था, वहां पूरा मदरसा नकली नोट से छापने में जुटा हुआ था, बाकायदा मशीन लगा के। तो प्रयागराज में मदरसा, श्रावस्ती में मदरसा। लेकिन सेकुलरिज्म आड़े आ रहा है तो कोई विरोधी नेता, कोई विपक्षी नेता, कोई इंडी गैंग का नेता, ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना फलाने ढिमाके जीतते हैं ऊपर वाले नेताओं से लेकर सड़क छाप तक, ये सब चुप्पी साधे हैं। तो और इतना मतलब मैंने बता दिया आपको कि नकली नोट देशद्रोह का मुकदमा चलता है इसके ऊपर, और इसे कुंभ में खपाना था। और इसीलिए कह रहे कि भाई हमें क्यों नहीं कुंभ में जाने दोगे, हमें क्यों धंधा करने, यही धंधा करने कुंभ में जाते। जो कह रहे हैं ना कि भैया
जिहादियों को कैसे आप कुंभ में जाने से रोक सकते हैं, हम तो उत्पात करेंगे, हमको बम ब्लास्ट करने से कैसे आप रोक सकते हैं, हमारा तो यही धंधा है ना, जिसका जो धंधा है वही करेंगे। अब कमाल की बात यह है कि तिलमिलाहट इस बात को ले, देखिए तिलमिलाहट कहां होती है जब सेकुलर फ्रॉड की चर्चा हो रही है। हमने पिछले दिनों चर्चा किया, कुमार विश्वास ने कह दिया कि अपने श्री लक्ष्मी की यदि पर ध्यान नहीं दोगे तो घर का नाम रामायण रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमार विश्वास भी मूड में, मुझे लगता है कि कुमार विश्वास को भी कुछ इशारा किया गया है कि भाई दिल्ली में तुम्ही ने पैदा किया है वो नटवर लाल को, तो इस नटवर लाल के लिए कुछ तुम्हारे कहते हैं ना कि वो लोहा को लोहा काटेगा, तो ऐसा लगता है कुमार विश्वास को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुमार ने आज जो बात कह दी उस पर पूरा सेकुलर देखिएगा, पूरा जितना खलियार यूट्यूबर है सब उसे खलनायक बनाने लगा। उसने कह दिया कि तीसरी बीबी से तुमने, हिंदू तीसरी बीबी से बच्चा पैदा किया, उस प्यारे से बच्चे का नाम तुमने उस लंगड़े के नाम पर रख दिया, वो बलात्कारी डकैत गुंडे के नाम पर। उसने नाम भी नहीं लिया कि उस 3 बीबी किसने रखा। पूरी तिलमिलाहट, ये बात जिसको कही गई उसको तिलमिलाहट नहीं होती है। शत्रुघ्न सिन्हा अब तक नहीं बोला कि उसकी बेटी को कौन ले गया उठा करके। ये जिसके लिए तैमूर लंग जो नाम रखा बेटा का, ना उसकी बीवी बोल रही है तीसरी बीवी, ना वो खुद जिहादी बोल रहा है। लेकिन इस पूरे देश के सेकुलर बौखला गए, ये फ्रॉड सेकुलर खुद कपड़े उतार उतार के नग्न हो रहे हैं एकदम से। पहले तो मनीष जी, मैं कुमार विश्वास की किसी भी हालत में प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन वो बयान जो मैंने देखा और जिस अंदाज में कुमार विश्वास ने कहा, तो मुझको भी मैं उसकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता कि इतना बेहतरीन और इतना सटीक प्रहार कोई कर नहीं सकता था। और नहीं, किसी जब से वो योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेके आया, बैटिंग बहुत बढ़िया कर रहा है वैसे। हाँ, और कोई किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब कुछ कह दिया, और सब कुछ कह दिया। और जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो उसकी भी समझ में आ जाएगी किसके लिए कह रहा है। ये भी बहुत साफ है। नहीं, उसको यही कहीं तरीका कि बिना नाम लिए चोट कहां मारी, जैसे आज नटवर लाल के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, तो चोट तो तिलमिला करके लगी है, पूरी तिलमिलाहट बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री भी तो अभी आते हैं मनीष जी। तो मैं पहली बार कह रहा हूं कि कुमार विश्वास को बधाई, धन्यवाद उस आदमी को। वास्तव में इन लोगों पर प्रहार इसी तरह से होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए, इसी प्रकार से होना चाहिए कि इनके साथ कोई आपको, अगर आप थोड़ा सा संकोच करेंगे या कोई हिचक दिखाएंगे तो ये नंगे होके नाचते हैं। इसी तरह से हंटर इनके ऊपर चलना चाहिए। और कुमार विश्वास ने एक नहीं, सटासट दर्जनों हंटर बरसाए हैं, और वो आज सो नहीं पाएगा। वो आज या कल जब से आया है वो करवटें बदलते उसका गुजर रहा होगा, क्योंकि बहुत गजब का प्रहार किया है। लेकिन जो मनीष जी ने कहा कि वो सारे, मतलब उसका तो अभी कोई बयान नहीं आया, तो अभी मेरे ख्याल से वो सदमे से उबर नहीं पाया है। लेकिन सारे सेकुलर जुट गए उसके पीछे, सारे सेकुलर जुट गए, और ऐसे जुट गए जैसे कोई महापाप कर दिया हो कुमार विश्वास ने। लेकिन ये सेकुलर जो है ये गू खाते हैं, ये गू खाते रहे। पूरा देश वाहवाही कर रहा है कुमार विश्वास की, इस बयान की, खासकर इस बयान को लेकर। क्योंकि मनीष जी जो आपने कहा, मेरे ऑफिस में चर्चा, मैं मेट्रो में चल रहा था, मेट्रो में चर्चा, हर आदमी चर्चा कर रहा है और उसकी बड़ी प्रशंसा के रूप में चर्चा कर रहा है। कोई भी उसके कोई काना उस तरह के कोई मीम में नहीं निकाल रहा। और इसीलिए जो सेकुलर हैं ये इसीलिए कहते हैं ना कि ईवीएम नहीं खराब हो गई, तुम्हारी किस्मत खराब हो गई, तुम्हारे सही बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, कोई राष्ट्र से जुड़ी तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, धर्म से जुड़ी कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो तुम अपने जिस कोने में चल रहे हो तुम कोने में और होते चले जाओगे, कहीं तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि चारों तरफ मनीष जी प्रशंसा हो रही। मेरे ख्याल से इस बयान, कुमार विश्वास का ये जो बयान है, ये उसकी उस कविता से ज्यादा फेमस हो गया। वो है ना कि कौन सी कविता है उसकी, देखिए, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, उससे ज्यादा लोकप्रिय उसका ये बयान हो रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए हम और आपने खुद ही कहा कि मैं बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं रहा। अन्ना आंदोलन में एक तरह से केजरी पैदा करने में इसकी भी भूमिका है, कई मामले में इसकी चुप्पी। लेकिन जिस तरह से प्रहार कुमार विश्वास कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी के कुमार विश्वास नहीं। यदि कोई आदमी निकल करके अंतिम समय में भी आया है राष्ट्र रक्षा के लिए, यदि कोई उसका प्रहार यदि घातक हो रहा है, मुझे लग रहा है कुमार विश्वास का प्रहार जितना घातक होगा, तिलमिला दिया है इसने कि तुम्हें, वही बात जो हम लोग रेगुलर कहते हैं कि नायक तो छोड़ो, तुम्हारी इस बच्चे को खलनायक नहीं बनने दिया जाएगा। अभी तो बच्चा है, लेकिन तैमूर लंग तुम नाम रख दोगे। ये दिखाता है कि तुम सनातन भारत से, तुम्हारी पीढ़ियों ने किस तरह से नफरत किया है। और सोचिए बॉलीवुड में सब नायक हैं जिसकी सोच नहीं मनीष जी, वो उसको तिलमिला दिया कोई मायने नहीं रखता, वो तो सड़क छाप, उसको कोई मतलब भी नहीं है।
कुमार विश्वास के इस बयान ने पूरे देश को हिला दिया है, हिला दिया है। पूरे देश के मन मस्तिष्क को झकझोरा है। और हर आदमी क्या सोच रहा है, कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है ये आदमी। तो वो, और ऐसा करने के लिए बड़ा साहस की जरूरत होती है, और ये काम, ये सब साहस का काम है। इसकी किसी प्रकार से आलोचना आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और ये दिखाता है कि देश कैसे बदला है। सर हम वहां, चूंकि आप आ गए थे उस महाकुंभ वाले, उस मदरसा छाप वाले पे, लेकिन देखिए कैसा था। आपको याद होगा, एक ठंड का अवसर था दिल्ली में शाहीन साजिश के समय में, और समय लोगों ने कहा था हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं। कौन कह रहे थे? ये जिहादी उन्मादी नहीं कह रहे थे सर, ये फ्रॉड सेकुलर कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये उन्हें उन्हें उत्तेजित कर रहे थे। आज संभल पुलिस ने कहा बेटा कागज भी दिखाना पड़ेगा, हैदराबाद से आना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा। और जिस किसी को भ्रम है भाई हैदराबाद में तो भड़काऊ भाईजान है, बड़ा टोपी लगाता है वो, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसे कितना उखाड़ दिया है वो संभल के सांसद से समझ में आ रहा होगा सर। संभल के सांसद को पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसे एफआईआर में नंबर 1 एक्यूज बनाया गया, वहां के विधायक के बेटे को बनाया गया। सर एक समय में, चूंकि मुझे अदालत से मामला है तो मेरा इंटरेस्ट हो जाता, एक समय में तो इन लोगों का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता था, और सिब्बल जो समाजवादी पार्टी का ही सांसद है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता और सीधे एफआईआर को क्वेश करवा देता। और ये बहुत सामान्य मामला है, कोई बहुत बहुत बड़ा मामला था नहीं कि एफआईआर क्वेश हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ क्या गए, इनकी हिम्मत नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट जाने की, ये हाई कोर्ट गए। अब जरा कानूनी पेज को समझिए, वैसे मैंने अलग से विश्लेषण किया है। अब हाई कोर्ट के बाद यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपके रास्ते सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा हाई कोर्ट जाओ, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो जूते मार दिए हैं। जियाउर रहमान बर्क के एफआईआर को रद्द करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया, मतलब कह दिया कि तुम रेगुलर थाने में जाओगे, पुलिस को जरूरत होगी गिरफ्तार करेगी, लेकिन पुलिस से यदि तुम भागोगे तो तुमको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन थाना जाने पर नहीं। पुलिस को यदि जरूरत होगी तो रोक, जैसे गिरफ्तारी पर रोक तो केजरिया को भी था। अब इस बात को समझिए कि कागज नहीं दिखाने का दौर गया, जो खौफ बर्क को होगा। अब ये बर्क कह रहा है हम तो थे ही नहीं, हम तो बेंगलुरु में थे। वो अखिलेश भी कह रहा है हमारा बर्क तो था ही नहीं, तो एक्यूज नंबर 1 कैसे हो गया, तुम्हें भड़काऊ में कैसे डाल दिया गया? सर इस बर्क के हालात से तो ओवैसी भी कांप रहा होगा ना। मैं मनीष जी फिर अभी हम लोगों ने 10-15 मिनट पहले जो बात कही थी उसी बात को मैं फिर आ जाता हूँ कि हाई कोर्ट ने आज उसकी एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया, उसकी गिरफ्तारी पे रोक है वो लगी रहेगी। जरा फिर गौर करिए कि हाई कोर्ट ने क्यों मना कर दिया एफआईआर को क्वेश करने से, क्योंकि इतने पुख्ता सबूत रखे गए कोर्ट के अंदर कि ये इनके कहने से क्या होता कि मैं बेंगलुरु में था, कि मैं गोवा में था, तुम बताओ, तुम मैं लंदन में था, उससे नहीं चलेगा। तुमको अदालत के अंदर रखना पड़ेगा, और जिसने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराई वो सबूत रख रहा है तंदूर अदालत कांड का हत्यारा भी कांग्रेस का जो नेता था ना, उसने भी कहा था कि मैं बेंगलुरु में था हत्या के बाद। मैं कहा था इससे मतलब नहीं, तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि तुमने कुकर्म नहीं किया है। तो ये फिर आ गया कि देखिए कि अदालत के अंदर योगी सरकार जो है इस समय फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है, और सारे प्लेयर बड़े फॉर्म पे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो और चाहे वो काले कोट वाले हो, वो गजब की बैटिंग कर रहे हैं, कहीं इनको सांस नहीं लेने दे रहे। और इनको महंगा पड़ रहा है, वो जो संविधान बचाने निकले थे वो संविधान इनको बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में ये संविधान इनको भारी पड़ रहा है, वो संविधान इनके गले लग गया है। और आज जो हाईकोर्ट में जियाउर रहमान को सबक सिखाया गया है वो भी संविधान का ही है। ये तो नहीं, एकदम बना ले, वो तो कहता था कि अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरता, ऐसी फटी की कह रहा कि बेंगलुरु में था। तो समझ में आ रहा। तो वो बहुत मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश को आना, उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों बाद ये लोग छोड़ भागेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ एक तो पुलिस पहले समझाती है और उसके बाद अदालतें संविधान समझाती हैं, क्योंकि टीम इतनी जबरदस्त है। हम लोग जजों पर कभी आप कोई बात कर नहीं सकते, क्योंकि जज के सामने जो कुछ सबूत आते हैं उस पर वो फैसला करता है। तो सबूत बड़े मजबूती के साथ, बड़े मजबूत सबूत रखे गए हैं। तो जियाउर रहमान को इस मामले में जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस को जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तार करेगा, लेकिन तुमको थाने में जाना पड़ेगा। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं। ये बताता है सत्ता सरकार का मिजाज। मैं बार बार कहता हूं पुलिस वही होती है। कृष्ण कुमार एसपी तब भी थे, ये चौधरी साहब डीएसपी तब भी थे, बस सरकार बदल गई है, मिजाज बदल गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो नायक चुनते हैं
सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। अजय जी कह रहे मनीष सतीश से प्रणाम, सारा का सारा विपक्ष खैराती तैमूर लंग की विधवाएं हैं, छाती कूटने के अलावा इनके पास कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने इन फ्रॉड सेकुलरों के लिए कहा कि दरअसल ये अभी यही माहौल चलता रहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब दूंगा, तो आप देखिएगा 6 महीने बाद ये कहेंगे कि इस देश का संविधान बड़ा खराब है, इसको बदला जाए। ये खुद कहेंगे कि ये संविधान इनके गले पड़ गया है। और वहां प्रधानमंत्री मोदी हो और चाहे उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा 100% इनको अब संविधान ही पढ़ा रहे हैं कि संविधान के ही तहत अब काम होगा। और संविधान के तहत कितना भारी पड़ रहा है ये अभी 6 महीने में इनकी समझ में आ चुका है। इसलिए हम लोग का पूरे फ्रॉड सेकुलर नग्न हो रहे हैं। एक दिन के कुछ फैसलों ने इस देश के पूरे फ्रॉड सेकुलर को नग्न कर दिया। जो कहते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो बेटा कागज भी दिखाओगे, नंगे होकर आओगे, और उसके बाद मिट्टी में मिलने के खौफ में जेल में जीवन भर कांपते रहोगे। फिर योगी कहेंगे मरना तो था ही। जैसे कहा था ना, पूछा था ना एक खलिहर खैराती ने योगी आदित्यनाथ से इंटरव्यू में कि आप, वो तो जेल में मर गया, उसकी सफाई उन्होंने नहीं दी। हाँ ना उसको बीमारी थी, मरना तो था ही। तो ऐसे लोगों से हमदर्दी नहीं, जो इस देश के सुकून और शांति को छीनते हैं, जो इस देश की आत्मा के साथ रेप करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों का नाम तैमूर लंग रखते हैं।